हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद और आज हम बात करेंगे 33/11 के वी सबस्टेशन एंड इट्स सिंगल लाइन डायग्राम। तो सबसे पहले हम 33/11 के वी सबस्टेशन का ओरिजिन जान लेते हैं। उसी के बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नेम से पता चला 33/11 के वी सबस्टेशन, इसका मतलब ये है कि इसमें एक पावर ट्रांसफॉर्मर है जिसके थ्रू 33 केवी वोल्टेज को 11 केवी वोल्टेज में स्टेप डाउन किया जा रहा है। हमारे जो पावर ट्रांसफॉर्मर है इसके प्राइमरी पर 33 केवी वोल्टेज आएंगे एंड सेकेंडरी पर 11 केवी वोल्टेज आएंगे। एक क्वेश्चन ये मार्क होगा दिमाग में क्लिक। तो जैसा कि मैंने बताया कि 33 केवी वोल्टेज को 11 केवी वोल्टेज में स्टेप डाउन किया जा रहा है, तो एक क्वेश्चन जरूर क्लिक करेगा कुछ बच्चों के कि जब हम इसका 33 केवी वोल्टेज को 11 केवी वोल्टेज में स्टेप डाउन कर रहे हैं तो सब स्टेज पर इतने सारे इक्विपमेंट लगाने की क्या जरूरत हुई। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि पावर ट्रांसफार्मर बहुत ही महंगा होता है, कॉस्टली है, और इस पर नंबर ऑफ लार्ज कंज्यूमर्स की सप्लाई डिपेंड करती है। सोचिए अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी करंट या कोई सर्ज या बहुत ज़्यादा हैवी वोल्टेज आ गया, जो इट्स मीन इसकी प्राइमरी जो रेटेड वोल्टेज है वो 33 के वोल्टेज है, अगर उससे बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है तो सब स्टेशन को डैमेज हो जाएगा। पावर ट्रांसफार्मर में बहुत हैवी लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है पावर ट्रांसफार्मर, जिस वजह से इसके प्रोटेक्शन के लिए हम इतने सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहले इक्विपमेंट्स के नेम एंड इनकी वर्किंग जान लेते हैं। देखिए, हमारे जो 33/11 के भी सब स्टेशन है इसके इनकमिंग पर 33 के वोल्टेज की लाइन आएगी। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट लगा रहेगा वो होगा हमारा लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर का मेन वर्क होता है लाइटनिंग को अरेस्ट करना। इट्स मीन बहुत कोई हैवी वोल्टेज सॉरी हैवी चार्ज में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फॉल्ट की वजह से कोई बहुत ज़्यादा हैवी चार्ज आता है या आसमानी लाइटनिंग आती है तो उसको अरेस्ट करके डायरेक्ट ग्राउंड करना। अब इससे आपकी समझ में आ रहा होगा कि लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट है जो कि लाइटनिंग को अरेस्ट करके ग्राउंड कर रहा है। सेकंड हमारा इक्विपमेंट है आइसोलेटर। आइसोलेटर आइसोलेटर एक स्विच के जैसा होता है, जैसे कि हम घरों में ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किए करते हैं किसी भी इक्विपमेंट बल्ब या फैन को। तो उसी के जैसा आइसोलेटर होता है। अगर हमें मेंटेनेंस करना है तो आइसोलेटर से सब स्टेशन को शट डाउन करके मेंटेनेंस कर सकते हैं। हमारा थर्ड इक्विपमेंट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। दोनों में से किसी को भी पहले ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर का यूज करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है, जबकि करंट ट्रांसफार्मर सीरीज में यूज किया जाता है। तो कोई मैटर नहीं करता कि आप करंट ट्रांसफार्मर को पहले यूज करें या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को, दोनों का ऑपरेशन एक दूसरे से डिफरेंस है। तो हो सकता है किसी सब स्टेशन में आपको करंट ट्रांसफार्मर पहले दिख जाए एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर उसके बाद दिख जाए। हमारा फोर्थ इक्विपमेंट है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। जैसा कि नेम से आप समझ रहे हो कि वैक्यूम वैक्यूम का इसमें रोल है। हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसके अंदर दो कॉन्टेक्टर्स होते हैं जो कि वैक्यूम में सेपरेट किए जाते हैं और दोनों कॉन्टेक्टर्स मूविंग होते हैं। अब इसमें होता क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में जब हमारी सप्लाई चार्ज है, मीन्स हमारे पावर ट्रांसफार्मर पर सप्लाई आ रही है, तो उस कंडीशन में दोनों कॉन्टेक्टर्स वैक्यूम के अंदर एक दूसरे से टच हुए होंगे, मीन्स सप्लाई तभी ऑन रहेगी। अब हम देखते हैं, यदि सोचिए अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी फॉल्ट हो जाता है, मीन्स सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी करंट है, बहुत हैवी वोल्टेज आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, उस कंडीशन में हमारा आपको एक रिले पैनल दिख रहा होगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। रिले पैनल क्या करता है, सपोज कीजिए कोई बहुत हैवी वोल्टेज या करंट आ गया किसी भी वजह से, तो रिले पैनल वोल्टेज और करंट को सेंस करके हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को सिग्नल देगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर अलर्ट हो जाएगा और दोनों कॉन्टेक्टर्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, जिससे कि हमारी सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखिए, अगर कोई फॉल्ट होता है किसी फॉल्ट की वजह से या किसी आसमानी बिजली की वजह से हैवी करंट या वोल्टेज आता है, तो उस कंडीशन में हमारा आइसोलेटर है ये ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होगा। हमारा आइसोलेटर है ऑटोमेटिक ऑपरेट नहीं होगा कभी भी। तो उसी के लिए हमने
रिले, सीटी एंड पीटी एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इन चारों का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि हमारे सब स्टेशन को प्रोटेक्ट करता है। अब आते हैं हम इसके बस बार पर। बस बार का मतलब ये है कि हमारा एक लाइन है जिसपे दो यूनिट लगाई गई है पैरेलली 33 kVA की, सॉरी 33 kV की दो यूनिट लगाई गई हैं। अब दोनों यूनिट जैसा कि आपको दिख रही हैं, दोनों यूनिट में से किसी एक को भी समझ लेंगे तो हमारे सेकंड यूनिट भी समझ में आ जाएगी, तो ज़्यादा कोई खास मैटर नहीं करता। सिंपल, सपोज कीजिए अगर हमें सेकंड यूनिट पर वर्क करना है, इस यूनिट पर हमें वर्क करना है सेकंड यूनिट पर, तो हम क्या करेंगे, इस आइसोलेटर के थ्रू हम सब स्टेशन को इस सेकंड यूनिट को शट डाउन कर देंगे, तो हम इस पर बड़ी आसानी से मेंटेनेंस का वर्क कर सकते हैं। अगर हमें फर्स्ट यूनिट पर वर्क करना है इस यूनिट पर, तो ये रहा है आइसोलेटर है यहाँ पे, इसके थ्रू हम जो आइसोलेटर है, इस आइसोलेटर के थ्रू हमें इस यूनिट को शट डाउन कर देंगे और इस पे सप्लाई ऑन रहेगी। तो दोनों में से हमको एक ऐसी कंडीशन मिल गई, हम दोनों यूनिट को एक साथ भी चार्ज कर सकते हैं एंड किसी एक यूनिट को भी एक ही समय पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो और तो ऐसा कोई, अब आ जाते हैं पावर ट्रांसफार्मर पर। पावर ट्रांसफार्मर का मेन वर्क मैंने पहले ही ओरिजिन पर ही आपको बता दिया था कि 33 kV वोल्टेज को 11 kV वोल्टेज में शट डाउन कर रहा है। पावर ट्रांसफार्मर में नोटेबल पॉइंट ये है कि हमने पावर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी पर दो एलए लगाए हैं। सिंपल है, पावर ट्रांसफार्मर कॉस्टली होता है तो इसका प्रोटेक्शन थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए हमने एलए का यूज किया गया है। सेकंड, हमने सेकेंडरी पर भी हमने सीटी लगाई है, सीटी का भी यूज सिमिलर करंट को मेजर करना है एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लगाया गया है। अब जहाँ पर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वहाँ पर पीटी, सीटी एंड रिले का ऑपरेशन आ जाता है, तो ऐसा मैंने ये सेकेंडरी पर मैंने पीटी एंड रिले को शो अप नहीं किया, लेकिन ऑपरेशन रहता है इनका भी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जो कंपनी हमारे सब स्टेशन डिजाइन कर रही है तो उस पर भी कुछ डिपेंड करता है कि जिस कंपनी ने सब स्टेशन को डिजाइन किया है तो थोड़ा बहुत इक्विपमेंट इधर उधर हो सकते हैं, बहुत ही स्लाइटली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो वो करता है कुछ सब स्टेशन डिजाइन करने वाली कंपनी पर। अब हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है, हमारी सेकेंडरी पर वोल्टेज मिली है पावर ट्रांसफार्मर के, वो हमारी जाती है फीडर्स पर। नंबर ऑफ फीडर्स मैंने 2 शो ऑफ किए हैं, तो हो सकता है और भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि हाँ डायग्राम में दिख रहा है, सर्किट ब्रेकर है एंड आइसोलेटर है, इसके बाद हमारा कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक का वर्क समझ लेते हैं। सर्किट ब्रेकर का और आइसोलेटर का तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। कैपेसिटर बैंक का यूज किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। जब कभी पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा डाउन होता है 0.5, 0.4 या 0.3, तो इस कंडीशन में कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटिव लोड होता है हमारे पास, तो उसमें करंट वोल्टेज से लीड करके चलता है और हमें मैक्सिमम पावर फैक्टर चाहिए 0.99, तो ट्राई करते हैं हमें पावर फैक्टर 0.99 मिल जाए, जिससे कि KWH की में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। क्योंकि छोटे कंज्यूमर्स जो होते हैं उनकी जो मेजरमेंट मोस्टली इंडिया में KWH में किया जाता है यूनिट का, तो हमें KWH मेंटेन करना। KWH में हमारा cos फाई बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, मीन्स पावर फैक्टर बहुत ही ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट, बहुत मेन रोल प्ले करता है, तो हमें KWH को मेंटेन रखना है। इसीलिए हम जो है P=VI cos फाई जो होता है, तो cos फाई बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके चलते हैं, जो कि कैपेसिटर बैंक के थ्रू किया जाता है। और पावर फैक्टर डाउन किस वजह से होता है? इंडक्टिव लोड की वजह से।